चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको भारत और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही है। चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन चाइना एक थ्रेट क्यों है? वो थ्रेट इसलिए है क्योंकि चाइना के पास सिर्फ आज इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर ही नहीं है, बल्कि चाइना का जो ओवरऑल गेम है, खास करके भारत की पेरिफेरल टेरिटरी में, वो आज इस तरीके से डिज़ाइंड है कि चाइना भारत को पहली बात रीजनली प्री ऑक्यूपाई करके रखना चाहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत के इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं, वो आज ये चीज़ को एक्सप्लॉइट और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना की वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे पकड़ें और उन वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करें। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चाइना को लेकर कई बार किया है और वो चाइना की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे तरीके से समझती है और उसके लिए काउंटर स्ट्रैटेजीज भी तैयार की हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चाइना 1978 से डेंग जियाओपिंग के एरा से अपनी इकोनॉमी को ओपन करके बैठी हुई है। तब से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के थ्रू रिसोर्सेज का प्राप्त करते हुए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना 1980s से जब से अग्रेसिव ट्रेड कर रही है, उस ट्रेड का एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एनर्जी ट्रेड। एनर्जी ट्रेड का मतलब होता है कि चाइना को बहुत सारा ऑयल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है अपने विकास और अपने डेवलपमेंट के लिए। चाइना 1993 में इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रिपोर्ट के तहत एक नेट एनर्जी इंपोर्टर बन चुका था। अगर इस रिपोर्ट की माने तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि अगर चाइना 1993 में एक नेट एनर्जी इंपोर्टर था, तो ये एनर्जी सारी आ कहाँ से रही थी? रॉ के एस्टिमेट्स कहते हैं कि ये सारी एनर्जी का इंपोर्ट हो रहा था स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो भारत के पास ही एक वाटर स्ट्रेट है, वहाँ से चाइना अग्रेसिव लेवल पर ऑयल और गैस का ट्रेड करते हुए अपने टेरिटरी में ऑयल और गैस को ले जा रही थी। ये ऑयल और गैस यूरोप से, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट के अन्य देशों से लाया जा रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का था, वो चाइना के लिए एक महत्वपूर्ण कमर्शियल एरिया बन चुका था। लेकिन वो सिर्फ कमर्शियल एरिया नहीं, बल्कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जब इस चीज़ को पकड़ा तो उनको ये भी समझ आया 1994 से कि यदि अगर चाइना एक नेट एनर्जी इंपोर्टर है और सारी एनर्जी का इंपोर्ट ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का से है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों ना इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को ही एक्सप्लॉइट किया जाए। इस रीज़न से स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कोई यहाँ पर जियोपॉलिटिकल चैलेंज आता है, किसी प्रकार की नेवल पायरेसी होती है, और या फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास स्थित म्यांमार में किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी होती है, गौर कीजिए, इन सारी चीज़ों से चाइना परेशान होगा, क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी है जिस रीज़न से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो आज भी वो कर रहा है। 1993 से लेकर 2002-2003 तक जब चाइना ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ट्रेड करती है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक ऐसी टेरिटरी है जहां पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। इस चीज़ को चाइना ने ऑफिशियली 2003 में खुद एक्सेप्ट किया, जब उसने ऑफिशियली ये बात बोली कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमारे लिए एक चोक पॉइंट है। ये चोक पॉइंट इसलिए है क्योंकि भारत ने उस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को एक मलक्का डिलेमा में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आज चाइना की अगर हम इंडियन ओशन पॉलिसी की बात करें, तो चाइना की इंडियन ओशन पॉलिसी का अगर कोई कोर पॉइंट है तो वो है मलक्का डिलेमा। चाइना ये बात समझती है कि आज हमें किसी भी तरीके से अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज बनानी है। अगर हमें रॉ से बचना है, अगर हमें किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से बचना है जो हमें आज स्ट्रेट ऑफ मलक्का में स्लीपलेस नाइट्स दे रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स का भी व्यवहार देखें, अमेरिका ने जब इस चीज़ को समझा तो उसने सबसे पहले भारत के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया और जापान को एकजुट करके एक मलाबार एक्सरसाइज यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज करी। मलाबार एक्सरसाइज का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि यहाँ पर चाइना को किसी भी तरीके से पॉइंट आउट किया जाए कि हम आपके उस एरिया के पास हैं जिस एरिया में आपका एक डिलेमा है। चाइना आज की डेट में ये बात समझ चुका है कि मलाबार एक्सरसाइज उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इसके साथ साथ जब से अमेरिका ने क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड जिसको कहते हैं, इसके साथ साथ ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके
और इसके साथ साथ यूएस का जो एक नेवल लेवल पर न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस है, जब से इसको अनफोल्ड किया है तब से चाइना को ये समझ आ चुका है कि यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भारत ने एक्सप्लॉइट करनी चालू की थी, आज उसको अल्टीमेटली बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने क्या काउंटर अप्रोचेस अपनाई हैं? चाइना ने सबसे पहले तो ऑल्टरनेट एनर्जी पे फोकस किया है। कितनी आयरॉनिकल बात है, चाइना को ये समझ आया कि जब मैं ऑयल और गैस मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप से खरीद रहा हूँ और ख़रीद के इनको मलक्का के स्ट्रेट से ला रहा हूँ, यदि इस मलक्का के स्ट्रेट में किसी प्रकार का कोई चोक पॉइंट बन जाएगा तो कल को मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ डिरेल होगी और मेरा ग्लोबल पावर एम्बिशन डिरेल होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए चाइना ने तुरंत ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर एक फोकस करा। आज चाइना ने पिछले चंद सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करके हाइड्रो पावर हो, सोलर पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो या आज की डेट में एडवांस्ड बैटरीज हो, वो बनाने की कोशिश करी। चाइना ने पिछले 10 सालों में लगभग, ये कहना गलत नहीं होगा, कि एक तरीके से मैसेज ये दिया कि हम अपना ऑयल और गैस के ऊपर रिलायंस घटाने जा रहे हैं। लेकिन आज सिचुएशन क्या है? भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एस्टीमेट कहता है कि 2025 में आज इस मोमेंट पर चाइना को 390 बिलियन डॉलर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो अभी भी ऑयल और गैस की है। और 390 बिलियन डॉलर्स की ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑयल और गैस की है, इसमें 80% यानी कि 390 बिलियन डॉलर्स का 80% अप्रॉक्सीमेटली 312 बिलियन डॉलर्स जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ऑयल और गैस की, वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही आ रही है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि चाइना ने जिस एम्बिशन को अपनाया था और जिस एम्बिशन के तहत उसने ये कोशिश की थी कि हम अपने ऑयल और गैस के ओवरऑल इंपोर्ट्स को घटाकर ऑल्टरनेट एनर्जी को डेवलप करें, वो चीज़ नहीं हो पाई। आज चाइना जिस प्रकार से एक ग्लोबल एम्बिशन और एक ग्लोबल रेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गई है, रोबोटिक्स में आ गई है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में आ गई है, क्रिटिकल मिनरल्स में आ गई है, फर्टिलाइजर्स में आ गई है, इन सारी चीज़ों से एक चीज़ भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये जानती है कि चाइना किसी भी तरीके से अपने एनर्जी डिमांड को घटा नहीं रही, बल्कि उसके ग्लोबल पावर एम्बिशन का सबसे क्रूशल पॉइंट यदि कोई है तो वो चाइना का एनर्जी एम्बिशन है। और सबसे बड़ी बात, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी जानती हैं कि मेजॉरिटी चाइना का ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट अभी भी मिडल ईस्ट से और अफ्रीका से ही आता है। इस रीज़न से अगर आप देखो तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के तहत ये भी हमें समझ आता है कि चाइना का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, यानी कि उसके पास डोमेस्टिक लेवल पर अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम है, वो केवल और केवल 89 डेज़ की है। यानी कि 89 डेज़ के बाद अगर मान लीजिए ग्लोबल ऑयल सप्लाईज और गैस सप्लाईज को चोक कर दिया जाए तो चाइना के पास खुद डोमेस्टिक रिजर्व्स नहीं होंगे उतने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के, जिसकी वजह से चाइना एक कोलैप्स की ओर आ सकता है। इस रीज़न से भारत की रॉ ये भी जानती है कि चाइना आज की डेट में हर एक हालात में एनर्जी डिपेंडेंस को, पहली बात जो उसने अलग अलग देशों से बनाई है, उसको सिक्योर करना चाहता है। और भारत की रॉ ये भी जानती है कि चाइना का पीक एनर्जी डिमांड अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में पीक एनर्जी डिमांड कुछ सालों बाद होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ओशन चाइना के लिए स्टिल महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर इंडियन ओशन से चाइना आता है तो इंडियन ओशन से क्रॉस करते हुए उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही जाना होगा। यदि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है तो वहाँ पर आज इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत का जो खुद मैरीटाइम थिएटर कमांड जो अंडमान निकोबार में बन रहा है और अगले साल तक चालू हो जाएगा, ये सारे के सारे चाइना के स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एम्बिशन को काउंटर करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना क्या कर सकता है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम सिर्फ थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना नहीं होता, उनका काम होता है प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस भी। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब एक इंटेलिजेंस एजेंसी इस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि यदि हमने एक स्ट्रेटजी, एक एनिमी की आइडेंटिफाई करी, उस स्ट्रेटजी के बाद एनिमी ने काउंटर अप्रोच क्या अपनाई और क्या काउंटर अप्रोचेस वो अपना सकता है, तो आज भारत की रॉ ये जानती है कि अगर चाइना चाहे भी तो पहली बात स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वो अपनी डिपेंडेंस नहीं घटा सकता, बट यदि अगर उसने घटाने की कोशिश करी तो जो उसने पहला विकल्प चुना था जो ऑल्टरनेट एनर्जी था, वो आज की डेट में उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद भी उसको ऑयल और गैस की डिमांड की अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट है।
इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना क्या कर सकता है? चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बजाय स्ट्रेट ऑफ लुम्बोक का प्रयोग कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ लुम्बोक जो है, एक सबसे पहली बात, बड़ा डीप एक ओशनिक स्ट्रेट है, कंजेस्टेड भी नहीं है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शिप्स जाती भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ लुम्बोक का प्रयोग अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सवाए करता है चाइना, तो भारत की रॉ को ये समझ आता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज गुड्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास हो रहे थे, यदि कल को वो स्ट्रेट ऑफ लुम्बोक से पास होंगे तो उसकी वजह से 2963 किलोमीटर्स हर एक शिप को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। और 2963 किलोमीटर्स अगर एक्स्ट्रा शिप चलेगी तो उसकी वजह से चाइना जो गुड्स आज स्ट्रेट ऑफ मलक्का से एक दिन में पहुंचाती है, वो 2963 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 5 दिन एक्स्ट्रा लेगी। यानी कि चाइना को स्ट्रेट ऑफ लुम्बोक में पुश कर देना, यानी कि उसका ओवरऑल ग्रोथ को 6 दिन स्लो कर देने वाला काम है, जिससे कि उसके रिसोर्सेज भी ड्रेन होंगे, क्योंकि ये 2963 किलोमीटर उसको फजूल का चलना पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन चाइना के पास, जो भारत की रॉ की प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस रिपोर्ट कहती है, वो ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ सुंदा का प्रयोग कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ सुंदा एक बहुत ही नैरो स्ट्रेट है, पर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत शैलो है। वहाँ पर बहुत सारे सैंड बार्स हैं और बहुत सारे ऑफशोर पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स आज की डेट में वियतनाम और इंडोनेशिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन जावा आइलैंड्स के पास। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है एक मास मैरीटाइम लेवल पर कॉमर्स करने के लिए, क्योंकि मास मैरीटाइम कॉमर्स यदि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से स्ट्रेट ऑफ सुंदा जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा ऑप्शन है उसके पास, जो भारत की रॉ कहती है, वो है ओम्बाई वतर। ओम्बाई वतर स्ट्रेट जो है वो आज चाइना चाहे तो प्रयोग कर सकती है, पर वो करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ सुंदा और लुम्बोक की बात करें तो उसमें से स्ट्रेट ऑफ ओम्बाई वतर जो है वो सबसे ईजी रूट है प्रयोग करने का। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि स्ट्रेट ऑफ ओम्बाई वतर जो है वहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का डोमिनेंस है। वहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक कोवर्ट हाईवे बना रखा है अंडर वाटर, जिसमें वो अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को अक्सर वहाँ पर घुमाते हैं। और उन न्यूक्लियर सबमरीन्स के तहत चाइना के वाटर्स के ऊपर जाने वाले सारे जहाज़ों की मैपिंग हो सकती है और एक डोमेन अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, जिससे कि चाइना की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी और बढ़ेगी। तो मूल रूप से कहने का मकसद ये है कि चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का को छोड़ नहीं सकती। चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का को छोड़ के यदि स्ट्रेट ऑफ सुंदा, लुम्बोक या ओम्बाई वतर की ओर जाती है तो ये सारे ऑप्शंस उसके लिए पहली बात तो नेगेटिव हैं। अब उसका विकल्प चाइना ने भी ढूंढा है। चाइना ऐसा तो नहीं कि ना समझ देश है कि वो ये चीज़ को नहीं समझ रही, तो चाइना ने विकल्प ढूंढा सबसे पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक, जिसको उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाने की कोशिश करी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जिसको शुरुआत की गई चाइना के जिंजियांग के कशगर प्रोविंस के कशगर इलाके से और लाया गया उसको बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक। आज इस पूरे कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी पहली बात तो ख़त्म नहीं हो पाया। चाइना ने ग्वादर पोर्ट को डेवलप जरूर किया, लेकिन वहाँ पर भी आज एक बिजीएस्ट लेवल पर भारत की रॉ कहती है कि केवल चाइना की तरफ से मैक्सिमम 22 शिप्स ही आ पाती हैं। एक बहुत बड़े मेजर पोर्ट में, जो चाइना कहती है ग्वादर पोर्ट को बनाने का उसका एम्बिशन था, यदि उस पोर्ट में एक मैक्सिमम बिजीएस्ट डे में भी अगर 22 शिप्स आती हैं, जो कि रोज़ नहीं होता, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा का पूरा फेल हो चुका है। ग्वादर पोर्ट बनाने का एम्बिशन बिल्कुल फेल हो चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी। चाइना ने सोचा कि मलक्का में जाने के बजाय, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पास ऑन और पास थ्रू करने के बजाय, यदि मैं म्यांमार के अंदर का क्विकफू पोर्ट जो है उसका प्रयोग करूं, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पर चाइना ने ऑलरेडी लगभग $15 बिलियन से अधिक खर्चा किया है, उस खर्चे के बावजूद भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह ही एक डिसफंक्शनल प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि CIA अमेरिका की म्यांमार में ऑपरेशन 1027 पिछले 8 साल से चला रही है। इस ऑपरेशन 1027 के तहत पूरे के पूरे म्यांमार में एक अग्रेसिव सिविल वॉर, और वहाँ पर कोवर्ट प्रेजेंस अमेरिका का जिस प्रकार से है, चाइना का चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर किसी प्रकार से सक्षम होता हुआ नहीं दिख रहा। तो भारत की तरफ से अगर आप देखें तो चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो मलक्का डिलेमा जिसको वो 2003 से एक्सेप्ट कर बैठी है, आज उस मलक्का डिलेमा को मिटिगेट करने के लिए बेचैनी है।
और भारत की जिस प्रकार की डिनायल स्ट्रैटेजीज और डिले स्ट्रैटेजीज हैं, इसके तहत जब भारत अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है और इस पूरे इलाके में एक मल्टी कॉन्सर्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जिस गेम के तहत वो ये चाहता है कि मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं आज अगर इस इलाके में प्रेजेंट हो जाती हैं तो चाइना के अंदर एक फियर पैदा होगा। तो भारत इंडियन ओशन के अंदर चाइना को किसी प्रकार से भी डोमिनेंस करने की अनुमति नहीं दे रहा है। चाइना जिस प्रकार का ओशनिक डोमिनेंस इंडियन ओशन में चाहती थी और जिस तरीके से वो चाहती थी कि इंडियन ओशन में 2 पॉइंट्स को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाकर वो अपने ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढना चाहती थी, खास करके मलक्का डिलेमा को मिटिगेट करने के लिए। आज चाइना के वो दोनों के दोनों एम्बिशंस नलीफाइड हैं। तो चाइना पहली बात ना तो आज ऑल्टरनेट एनर्जी के तहत ऑल्टरनेट एनर्जी को डेवलप करने के बाद अपनी ऑयल और गैस की डिपेंडेंसी को घटा पाई है। चाइना ना ही आज स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जो मलक्का डिलेमा के वो ऑल्टरनेट्स आज खास करके वो ढूंढना चाहती थी, चाइना पाकिस्तान और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत वो नहीं कर पाई है। स्ट्रेट ऑफ सुंदा, लुम्बोक, उम्बईवतर जिसका एक ऑल्टरनेट रूट वो चाहती थी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बजाय वो रूट्स डेवलप हो जाएं, उनको भी वो नहीं कर पाई है। यानी कि भारत की आज जो रणनीति है उसके तहत हमने सिर्फ एक ही चीज़ करने की कोशिश की है और वो ये है कि चाइना को डिनाई किया जाए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्ट्रेट ऑफ सुंदा, लुम्बोक, उम्बईवतर का एक्सेस, जिसकी वजह से चाइना आज भी सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट रहे इंडियन ओशन में। क्योंकि जितना चाइना इंडियन ओशन में रहेगी उतना ही उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का का प्रयोग करना पड़ेगा, और जितना उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का का प्रयोग करना पड़ेगा आप उतना ही मलक्का डिलेमा उसके लिए क्रिएट कर पाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस प्रकार से चाइना बेचैन है, जिस प्रकार से चाइना लाचार है इस चीज़ को लेकर कि वो अपने इंडियन ओशन में एक डोमिनेंस चाहती थी, इंडियन ओशन में इन चोक पॉइंट्स का एक सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट चाहती थी, उसको कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो आई बिलीव कि ये जो एक कोवर्ट खेल यहाँ पर चल रहा है और जिस तरीके से भारत भी चाइना को स्लीपलेस नाइट्स दे रही है, अब आपको वो चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।